नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सेवा व्यापार में बढ़ोतरी के साथ ही वित्त वर्ष 2023 में निर्यात में 14% और आयात में 17% की वृद्धि दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल संदिग्धों के आकलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। महिला और बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर बैठक में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में तेजी लाने के लिए कार्रवाइयों की पहचान की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों में वयस्कों और किशोरों के लिए टीबी के नए टीकों की शुरुआत के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है। और जनजातीय परिषद ने विवादास्पद ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले लिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सेवा व्यापार में बढ़ोतरी के साथ ही वित्त वर्ष 2023 में निर्यात में 14% और आयात में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने त्वरित अनुमान जारी किए हैं। इन अनुमानों के मुताबिक भारत का कुल निर्यात 2022-23 में 750 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया है। ये 770.18 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि समग्र व्यापार संतुलन अभी भी नकारात्मक बना हुआ है। ये वित्त वर्ष 2022 में 83.53 बिलियन डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2023 में 122 बिलियन डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में वस्तु व्यापार घाटा 266 बिलियन डॉलर रहा है और सेवा अधिशेष 144.78 डॉलर रहा है। इसके अलावा और भी कई प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो वस्तु निर्यात वृद्धि के पीछे प्रमुख मदें हैं पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, चावल आदि, और वस्तु आयात वृद्धि के पीछे प्रमुख मदें हैं पेट्रोलियम और कोयला। भारत से प्रमुख आयातक देश जो रहे हैं वो रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और चीन, जबकि भारत को प्रमुख निर्यातक देश रहे हैं चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। रियायती मूल्य पर तेल की खरीद के कारण 2022-23 में रूस से आयात लगभग 370% बढ़कर 46 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया था। पण्य यानी मर्चेंडाइज आयात में चीन की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022 के 15.43% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 13.79% हो गई है। निर्यात में वृद्धि के लिए भारत ने कई पहले आरंभ की हैं, जैसे कि विदेश व्यापार नीति के तहत भारत ने एक नई गतिशील और उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य रुपए के व्यापार को बढ़ावा देना, 2030 तक बाहरी शिपमेंट को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना और ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना है। व्यापार समझौते के तहत व्यापार बाधाओं को कम करने और अधिक पूर्वानुमानित एवं पारदर्शी व्यापार तथा निवेश परिवेश को बनाने के लिए व्यापार समझौतों को संपन्न करने पर ध्यान केंद्रित करना है। हाल ही में संपन्न भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अगला टॉपिक है निर्यात संवर्धन के लिए योजनाएं। निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना टाइज है, बाजार पहुंच पहल MAI योजना, राज्य और केंद्रीय लेवी एवं करों में छूट ROSCTL योजना, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना आदि है। वहीं भारत को निर्यात हब के रूप में बनाने के लिए कुछ और भी कदम उठाए गए हैं, जैसे निर्यात हब के रूप में जिले, 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रकों की पहचान और विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका। और आइए अब बात करते हैं खाद्य एवं कृषि की। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 36% कामकाजी महिलाएं और 38% कामकाजी पुरुष कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत हैं। कई देशों में कृषि खाद्य प्रणालियां पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए आजीविका का ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिकाएं हाशिए पर होती हैं, साथ ही उनकी कार्य दशाएं भी पुरुषों की तुलना में अच्छी नहीं होती। महिलाओं की कार्य स्थितियां अनियमित, अनौपचारिक, अंशकालिक, कम कुशल और श्रम गहन होती हैं। महिलाओं का भूमि पर स्वामित्व भी कम सुरक्षित है। इसके अलावा ऋण और प्रशिक्षण तक भी उनकी कम पहुंच होती है। उन्हें पुरुषों के लिए डिजाइन की गई तकनीक के साथ कार्य करना पड़ता है। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के साथ समानता वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा खाद्य असुरक्षा को 45 मिलियन तक कम कर सकती है। इसके तहत कई मुख्य सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे
जैसे कि संपत्ति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक पहुंच से संबंधित अंतराल को समाप्त करने की जरूरत है। लैंगिक, आयु संबंधी और सामाजिक तथा आर्थिक भेदभाव के अन्य रूपों के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संग्रहण की निरंतर कमी की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी परिणामों को अधिकतम करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने से कृषि खाद्य प्रणाली गतिविधियों में माताओं के नियोजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे वापस कार्यस्थल पर आ सकेंगी। FAO कृषि खाद्य प्रणालियों को अभिकर्ताओं की संपूर्ण श्रृंखला और उनकी परस्पर संबद्ध मूल्य संवर्धन गतिविधियों के रूप में परिभाषित करता है। ये अभिकर्ता खाद्य या अखाद्य कृषि उत्पादों के प्राथमिक उत्पादन में शामिल होते हैं। साथ ही वे गैर कृषि उत्पादों सहित सभी खाद्य उत्पादों के भंडारण, एकत्रीकरण और संचय के बाद प्रबंधन, परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण, विपणन, निपटान और उपभोग जैसे क्रियाकलापों से भी जुड़े होते हैं। अगली खबर बाल अधिकारों से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल संदिग्धों के आकलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश वरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू 2022 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश किशोर न्याय बोर्ड को कई मामलों में प्रारंभिक आकलन करने में सक्षम बनाएंगे। ये निर्धारण करने में कि किशोर बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराध की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मामलों में बच्चे को नाबालिग के रूप में माना जाए या फिर नहीं। हालांकि जेजे अधिनियम बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। वर्ष 2015 में इसमें एक प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। इस संशोधन के मुताबिक 16 से 18 वर्ष की आयु के बालक पर जघन्य अपराधों के मामले में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये निर्धारित करने के लिए आकलन करता है कि ऐसे बालक पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए। इन दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें सामान्य सिद्धांत रखा गया है। इसके तहत उन मौलिक सिद्धांतों का पालन किया जाए जो जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा इन दिशा निर्देशों के तहत प्रारंभिक आकलन का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें आयु और 4 निर्धारकों का निर्धारण किया जाएगा। ये 4 निर्धारक हैं: बालक की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, परिस्थितियां और कथित अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भूमिका इसमें ये रहेगी कि ये बोर्ड बालकों के आकलन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये बाल मनोवैज्ञानिकों आदि से सहायता भी ले सकता है। इसके तहत प्रारंभिक आकलन का समापन 3 महीने की अवधि के अंदर किया जाएगा। इसमें शामिल है भागीदारी का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। दूसरा सिद्धांत है सुरक्षा का। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करने के लिए है कि बालक सुरक्षित है तथा देखरेख और संरक्षण पद्धति के संपर्क में रहते हुए उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है और सुरक्षा संबंधी सभी उपाय किए जाने चाहिए। वहीं तीसरा सिद्धांत है निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। इसके तहत प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी निजता और गोपनीयता की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। निर्दोषता की धारणा का सिद्धांत। इसके तहत 18 वर्ष की आयु तक किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे के मामले में निर्दोष होने की धारणा शामिल है। सर्वोत्तम हित के सिद्धांत के तहत सभी निर्णय बालक के सर्वोत्तम हित में हो और बालक की पूर्ण क्षमता के विकास पर आधारित होने चाहिए। अगला है गैर कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत। इसके तहत पूरी प्रक्रिया में प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और अंतिम है प्राकृतिक यानी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। निष्पक्षता के प्रक्रियात्मक मानकों का पालन करना। और आइए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित। महिला और बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर बैठक में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में तेजी लाने के लिए कार्रवाइयों की पहचान की गई है। G20 अलायंस फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक गठबंधन है। इसे G20 एम्पावर का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर के लिए कई प्रमुख पहलें की
की गई हैं, जैसे कि एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत एक ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेंटरशिप और क्षमता निर्माण तक पहुंच को बढ़ाकर और उसे सक्षम करके महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इसे नीति आयोग के महिला अधिकारिता मंच पर होस्ट किया जाएगा। शिक्षा और अपस्किलिंग पोर्टल के रूप में एक डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये महिलाओं को डिजिटल, तकनीकी और वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा इसमें 5 कार्य समूहों का गठन किया गया है। इनका गठन वित्तीय समावेशन और व्यवसाय वृद्धि, मेंटरशिप, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इसमें कॉर्पोरेट महिला सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत की अध्यक्षता वाली G20 की 6 प्राथमिकताओं में से एक है। ये प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर आधारित है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 की जो प्राथमिकताएं हैं उनमें शामिल है हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। इसके अलावा त्वरित, समावेशी और लोचशील समृद्धि। तीसरी प्राथमिकता है सतत विकास लक्ष्यों पर त्वरित प्रगति। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। 5वां है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और 3Fs यानी खाद्य, ईंधन और उर्वरक, फ्यूल और फर्टिलाइजर। और छठा है महिलाओं के नेतृत्व में विकास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों में वयस्कों और किशोरों के लिए टीबी के नए टीकों की शुरुआत के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है। ये प्रारूप फ्रेमवर्क WHO की टीबी को समाप्त करने की रणनीति के अनुरूप है। ये रणनीति 2030 तक टीबी के मामलों को 80% तक कम करने, टीबी से होने वाली मौतों को 90% तक कम करने और टीबी से प्रभावित परिवारों के लिए अवहनीय लागत को समाप्त करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। वर्ष 2021 में लगभग 10.6 मिलियन लोग टीबी रोग से ग्रसित थे और 1.66 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। ये फ्रेमवर्क 3 लक्ष्यों पर केंद्रित है। इसके तहत नए टीकों की उपलब्धता में पर्याप्त, संधारणीय और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नए टीकों की पहुंच के लिए उन सभी के लिए समान वितरण का लक्ष्य जो लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा नए टीकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए नीति निर्माता, अंतिम उपयोगकर्ता और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच समन्वय। इसमें अब ये महत्वपूर्ण बात है कि टीबी के नए टीकों की जरूरत क्यों है। दरअसल बेसिली कैलमेट गुएरिन की सीमित प्रभावकारिता है, इसी वजह से नए टीकों की जरूरत पड़ी। BCG टीबी के लिए एकमात्र उपलब्ध टीका है। ये छोटे बच्चों में गंभीर टीबी रोग को रोकने में प्रभावी है। हालांकि किशोरों और वयस्कों में पल्मोनरी टीबी रोगों की रोकथाम में इसकी प्रभावकारिता सीमित है और साथ ही ये लेटेंट पल्मोनरी संक्रमण को फिर से सक्रिय होने से भी नहीं रोक पाता है। ये किशोरों और वयस्कों में टीबी रोग को रोकने के लिए आवश्यक है, जिनमें 90% टीबी रोग होता है। दवा प्रतिरोधी टीबी का समाधान करने के लिए आर्थिक समृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए। और आइए बात करते हैं जनजातियों के बारे में। जनजातीय परिषद ने विवादास्पद ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले लिया है। ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना को ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास के लिए नीति आयोग ने तैयार किया है। इसमें इस क्षेत्र के विकास का मॉडल शामिल है, जिसमें कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, एक सैन्य असैन्य दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा होगा, एक सौर ऊर्जा संयंत्र होगा और एक एकीकृत टाउनशिप होगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जनजातीय परिषद ने NOC को कई कारणों से वापस लिया है। NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस परियोजना से शोम्पेन और ग्रेट निकोबारी जनजातियों की अपनी पैतृक भूमि पर पहुंच बाधित होगी, जहां पर वे 2004 की सुनामी आपदा से पहले रहते थे। शोम्पेन जनजाति चारे और गौण वनोपज एकत्र करने के लिए मौसमी और आवधिक तौर पर इस क्षेत्र में ठहरती है। शोम्पेन जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। परियोजना के खिलाफ प्रकट की गई अन्य चिंताएं हैं। वृक्ष आवरण के नुकसान के कारण प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव प्रभावित होंगे। इसके अलावा इससे समुद्र में अपवाह और तलछट का जमाव बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की वजह से अनेक वन्यजीव प्रजातियों के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा, जैसे कि लेदरबैक समुद्री कछुए, निकोबार मेगापोड, निकोबार मैकॉक और खारे पानी के मगरमच्छ। वन मंजूरी देने में पारदर्शिता की कमी है और प्रक्रियात्मक विरोधाभास भी मौजूद है। उदाहरण के लिए बंदरगाह के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए गैलाथिया बे वन्यजीव अभ्यारण्य को गैर सूचीबद्ध करना। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस परियोजना पर रोक लगाने का आदेश दिया है और साथ ही दी गई पर्यावरण मंजूरी पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति गठित की है। जनजातीय परिषद एक पारंपरिक रूप से निर्वाचित निकाय है जो स्थानीय लोगों के कल्याण का ध्यान रखती है। इसका चुनाव ग्राम परिषद के प्रमुख करते हैं। ये प्रमुख गाँव या बस्तियों के निवासियों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विश्व खाद्य कार्यक्रम। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 1961 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायता शाखा है। ये विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भुखमरी की समस्या का समाधान करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 120 से अधिक देशों और राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है। ये महिलाओं और बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाने, लघु किसानों का समर्थन करने, जलवायु से संबंधित आघातों के लिए तैयार होने में मदद करने और मानव पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। कार्यकारी बोर्ड WFP का सर्वोच्च शासी निकाय है। इस बोर्ड में भारत का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का वित्त पोषण सरकार, निगम, व्यक्ति आदि करते हैं। वैश्विक सोवरेन डेब्ट गोलमेज सम्मेलन GSDR ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाओं के प्रारंभिक चरण में सूचना साझाकरण में सुधार करने पर सहमत हो गया है। इसमें व्यापक आर्थिक अनुमानों और संधारणीयता आकलन पर सूचना साझाकरण भी शामिल है। GSDR का उद्देश्य ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच अधिक सामान्य समझ का निर्माण करना है। ये कार्य प्रक्रिया और मानकों पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से संपन्न करता है। GSDR की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और G20 प्रेसिडेंसी द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष भारत है। इसमें आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाता, निजी लेनदार और उधार लेने वाले देश शामिल हैं। आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाताओं में पेरिस क्लब के पारंपरिक लेनदार सदस्य और नए लेनदार दोनों शामिल हैं। प्रत्यक्ष कर आंकड़े। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 121.18% की वृद्धि हुई थी। प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 5.97% हो गया था। प्रत्यक्ष कर उछाल पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा यानी 2.52 पर था। राष्ट्रीय आय में बदलाव होने की वजह से राजस्व प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि कर उछाल यानी टैक्स बॉयंसी कहलाती है। एक से ज्यादा कर उछाल दर्शाता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डब्बा यानी बॉक्स ट्रेडिंग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं का नाम लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। डब्बा ट्रेडिंग एक अनौपचारिक ट्रेडिंग है। ये स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर होती है। इसके तहत ट्रेडर्स किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन किए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली ट्रेडिंग के समान ही है। इसके अंतर्गत आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों को कराधान से बचने में मदद मिलती है। इसे प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 के तहत एक अपराध माना गया है। कर्मयोगी प्रारंभ। कर्मयोगी प्रारंभ अलग अलग सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। इस पहल को 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरणों में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना, साथ ही उन्हें मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनाना है। मिशन कर्मयोगी या राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क सहित 6 स्तरीय पहल है। इसमें iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को कर्मयोगी भारत संचालित कर रहा है। कर्मयोगी भारत एक विशेष प्रयोजन वाहन है यानी SPV है। प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद क्षमता निर्माण सुधारों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। अगला टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग BER। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। इसके तहत 91 संकेतकों में तिमाही आधार पर 82 देशों में कारोबारी परिवेश के आकर्षण का मापन किया जाता है। सिंगापुर नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर है। भारत ने अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार किया है। इसके पीछे निहित कारण भारत द्वारा तकनीकी तत्परता, राजनीतिक परिवेश, विदेशी निवेश जैसे मापदंडों में बेहतर स्कोर प्राप्त करना है। मलेरिया का टीका। घाना मलेरिया के एक नए टीके R21 या मैट्रिक्स M को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्मित कर रहा है। इस टीके ने 75% प्रभावकारिता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य को पार कर लिया है। हालांकि WHO ने अभी तक R21 वैक्सीन के व्यापक रूप से उपयोग की सिफारिश नहीं की। WHO ने इससे पहले 2021 में
RTS एस मलेरिया टीके को मंजूरी दी थी। ये टीका प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ कार्य करता है। वर्तमान में प्लाज्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं। इनमें से 2 प्रजातियां पी फाल्सिपेरम और पी विवेक्स को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। नो योर मेडिसिन यानी अपनी दवा को जानो। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने नो योर मेडिसिन वेब और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए हैं। इस कदम का उद्देश्य भारत में एक स्वच्छ खेल परिवेश बनाना है। स्वच्छ खेल का मार्ग प्रशस्त करते हुए एप्लीकेशन खेल इकोसिस्टम में ये जांचने में मदद करेगी कि दवाओं में कोई प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद है या नहीं। दवाओं के उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लिए जा सकते हैं। ये एप्लीकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ यूजर्स इमेज और टेक्स्ट विकल्पों द्वारा सर्च कर सकते हैं। साथ ही दवाओं और संघटक यानी इंग्रेडिएंट्स विकल्पों द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। GNZ11 आकाश गंगा। GNZ11 से प्राप्त नवीनतम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नतीजों ने ये पुष्टि की है कि वहां तारों के निर्माण की दर काफी अधिक होने के बावजूद भी कुछ समय के लिए उसके आसपास के धूलकण अनुपस्थित थे। GNZ11 एक सघन पदार्थ वाली जटिल आकाश गंगा है। ये पृथ्वी से लगभग 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अन्य मेजबान आकाश गंगाओं के विपरीत GNZ11 पारदर्शी है। अन्य आकाश गंगाएं तारा निर्माण प्रक्रिया और बाद के तारकीय विकास के दौरान धूल से अपारदर्शी हो जाती हैं। इसके संभावित कारण ये भी हैं कि सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न विपरीत आघातों द्वारा धूल का अवरोध, सुपरनोवा के आघातों से धूल का समापन या अन्य तारकीय गतिविधियों द्वारा संचालित गैसीय बहिर्वाह द्वारा धूल की निकासी शामिल है। और आइए अब चर्चा करते हैं क्षेत्रीय नववर्ष या फिर फसल उत्सवों की, जिन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पुथंडू के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू, बिहोग बिहू और रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे बैसाखी कहा जाता है। केरल में विशु और पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख यानी नव वर्ष कहा जाता है। और इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।